Hello friends, this is the seventh part of the chapter electrochemistry. In this video, we are discussing the quantitative part of electrolysis. Hello and welcome my friends. Let me give you my brief introduction. मेरा नाम विक्रांत कुमार है. आई एम एन एजुकेशन कंसल्टेंट एंड केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर IIT JEE एंड नीट. मैंने अपनी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में IIT बॉम्बे से की. IIT JEE की प्रिपरेशन मैंने सुपर 30 से की थी एंड माई ऑल इंडिया रैंक इन IIT JEE वॉज 869. As you know that the current section which is going on in electrochemistry is the electrolytic cell, which is also called non-spontaneous cell. Why we are calling it non-spontaneous cell? Because this type of cell will be performing a non-spontaneous redox reaction by consuming electrical energy. That means in other words we say that the electrical energy gets converted into chemical energy to conduct non-spontaneous redox reaction. In this part, in electrolytic cell, last lecture was based on the qualitative analysis of the electrolytic cell or electrolysis. In this lecture, we are going to give importance to quantitative analysis. That means we are going to talk about Faraday's law of electrolysis. There are two laws, but we'll see a combined law also. So let's enter into the chapter. So this is the most simple, you can say, सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. लास्ट क्लास पूरी तरह से क्वालिटेटिव था, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ रिजल्ट्स देखे थे कि इफ यू आर डूइंग सम इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड, एंड अदर पार्ट वाज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पीएच ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इफ यू आर हैविंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सम सब्सटेंस. तो ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी. टुडे वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट लॉ, Faraday's first law, then we'll see Faraday's second law, and then we'll see a combined law, and that will be sufficient enough to solve all the numerical problems of electrolysis. But in that, the previous part is very important because you need to know first what are going to be the product at cathode and anode. तो last class जिन्होंने नहीं देखा है, first go through that lecture so that you can know that कि electrolysis में how to decide what are going to be the products at cathode and anode in a particular process of electrolysis. So जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है उनको बहुत दिक्कत होगी. जिन लोगों ने पिछला लेक्चर देख लिया है उनके लिए बहुत इजी होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाला है. बट एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा इसमें. अगेन विल हैव टू चॉइसेस while solving the numerical problems. One will be mole method, which is simply writing the reaction, balancing it, and then relating the different substances, जो आगे हम लोग देखेंगे. बट देयर विल बी अनदर मेथड विच इज मच ईजियर विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन, दैट विल बी ग्राम इक्विवेलेंट मेथड. अगेन वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का काम आने वाला है, एंड दैट्स व्हाई वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में रेडॉक्स रिएक्शन में जो एन फैक्टर वगैरह की बात हम लोगों ने की थी वो फिर से यहाँ पे काम आएगा. तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए उन लेक्चर से. वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो वहाँ पर जाकर स्पेशली एन फैक्टर इन रेडॉक्स रिएक्शन वाला वीडियो यू कैन गो थ्रू दैट. जिन लोगों ने देख लिया वो रिवाइज भी कर सकते हैं. जो लोग कंफर्टेबल हैं उनके लिए लेक्चर बहुत इजी होने वाला है, हम लोग देखेंगे आगे जाके. सो लेट्स स्टार्ट विद द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. फर्स्ट विल टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑब्वियसली. सो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है पहले तो ये देख लेते हैं, देन देखेंगे न्यूमेरिकल इंप्लीकेशन क्या बनने वाला है इसका. सो द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सेज the amount of a given substance at an electrode consumed or produced is directly proportional to the quantity of electricity. Now electricity का मतलब यहाँ पे हम लोग जब भी यूज करेंगे तो it will be charge. Electricity utilized. तो यहाँ पर एक दो चीजें बहुत ध्यान से समझने वाली हैं. वो क्या चीजें हैं? पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज रखना है, एंड इट इज नॉट ओनली चार्ज सप्लाइड, इट इज चार्ज यूटिलाइज्ड. हो सकता है आप जितना चार्ज सप्लाई कर रहे हैं सारा का सारा यूटिलाइज ना हो रहा हो. तो वहां पर एक कंसेप्ट आगे हम लोग देखेंगे, दैट विल बी द कंसेप्ट ऑफ करंट एफिशिएंसी. अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो चार्ज सप्लाइड इज कंसिडर्ड टू बी द चार्ज यूटिलाइज्ड. बट अगर एफिशिएंसी की बात हो रही है, दिया हुआ है या पूछ रहा है करंट एफिशिएंसी वगैरह, देन यू नीड टू कंसिडर कि हो सकता है चार्ज सप्लाइड का एक पार्ट ही सिर्फ यूटिलाइज हो रहा हो एंड पूरा का पूरा चार्ज सप्लाइड यूटिलाइज ना हो रहा हो. सो ऑलवेज रिमेंबर इन दिस लॉ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर राइटिंग इट इज द अमाउंट ऑफ द गिवन सब्सटेंस एट एन इलेक्ट्रोड कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड. दैट मीन्स अगर हम लोग रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो कंज्यूम्ड बोल रहे हैं, अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूस्ड अमाउंट, एंड दैट अमाउंट इज मास एक्चुअली.
so is directly proportional to the quantity of charge utilized और charge supplied बोलेंगे अगर कोई करंट एफिशिएंसी जैसा कोई वर्ड ना दिया हो ना पूछ रहा हो तो सप्लाइड को ही यूटिलाइज मानेंगे, अदरवाइज इट विल बी यूटिलाइज्ड हियर इन द लॉ. नाउ अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं जरा, न्यूमेरिकली इसको कैसे समझेंगे. सो न्यूमेरिकली इसका मतलब है इफ वी आर कंसिडरिंग दैट गिवन सब्सटेंस का मास जो है अगर हम लोग W बोलते हैं तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड दैट इज Q हम लोग बोल रहे हैं इसको. सो प्रोपोर्शनल है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आना चाहिए, तो यहाँ पे उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को दिखाया जाता है Z से, तो Z इंटू Q लिख सकते हैं. यहाँ पे ये Q क्या है तो इट इज चार्ज यूटिलाइज्ड और वो है कूलम्ब में. फिर W क्या है, सो W है मास ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड. ना अब ये Z क्या है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो अगर मैं लिखूं Z, इट कैन बी रिटन एज W अपॉन Q, और अगर Z इक्वल्स W अपॉन Q है तो Q का वैल्यू 1 रखने पर Z का वैल्यू W आ जाएगा. सो नाउ Z का एक नाम है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इसका वैल्यू विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड if you are supplying or if it is utilizing only 1 coulomb charge. So for per coulomb charge the mass of substance consumed or produced will be called the electrochemical equivalent of the given substance. So that is the definition. So electrochemical equivalent की बात जब हम लोग कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने Z बोला है, it is for a given substance. Z is its mass consumed or produced in gram by passing 1 coulomb of charge during electrolysis. तो कभी भी हमसे अगर Z पूछेगा तो we'll be saying it will be total mass upon total charge supplied. So per coulomb जितना भी mass per coulomb charge supplied और utilized जितना भी mass consumed और produced होगा उसको उस substance का electrochemical equivalent बोलने वाले हैं. So this was just first law. सिंपल है. नाउ अब इसमें जो वेरिएशंस हो सकते हैं, अगेन मास के लिए जरूरी नहीं कि हर बार आपको मास दिया हुआ रहे, तो मास की जगह मोल्स रहे तो मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज वन वे. दूसरी चीज ये जो चार्ज है हो सकता है चार्ज ना दिया हुआ रहे, करंट दिया हुआ रहे. इफ करंट इज कांस्टेंट दैट करंट इनटू टाइम इन सेकंड विल गिव यू चार्ज इन कूलम. ये सारा फॉर्मूला आगे हम लोग देखने वाले हैं. जस्ट आई एम रिमाइंडिंग यू कि क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं. ठीक है, तो दैट वाज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. अब देखते हैं कि व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दैट मीन्स व्हाट इज फैराडेज सेकेंड लॉ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस. सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है, इट इज सेइंग फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स फॉर द सेम चार्ज यूटिलाइज्ड द अमाउंट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मास. तो इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट जैसा मैंने बताया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है. सो इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, दैट इज द इक्विवेलेंट मास. और उसी को बाकी चीजों से भी रिलेट करना हम लोगों ने उस चैप्टर में सीखा है. सो इट इज जस्ट सेइंग कि इफ यू आर सप्लाइंग और इफ द इलेक्ट्रोलिसिस इज यूटिलाइजिंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, then the mass of various substances will be consumed or produced will be directly proportional to its equivalent mass. That means अगर हम लोग बोले for a given charge we can write for a given charge को हम लोगों ने Q से इंडिकेट किया है. For a given Q, W is going to be directly proportional to E. What does it mean? इसका मतलब है W upon E will be equal to constant. So कोई भी एक सब्सटेंस का W by E जितना होगा उतना ही दूसरे सब्सटेंस का भी W by E होगा. Now if you see W is the total mass, E is the equivalent mass. Total mass upon equivalent mass gives you number of gram equivalents. So we can write it is nothing but number of gram equivalents will be constant.
So what we can say again, we can say that for a given charge which is Q, gram equivalents of substance 1 will be equal to gram equivalents of substance 2, और ये भी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड। हम लोग रिएक्टेंट की बात कर सकते हैं, हम लोग प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। सो यहाँ भी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड, सारा का सारा कंज्यूम्ड हो जाए या प्रोड्यूस्ड हो ये ज़रूरी नहीं है। वी नीड टू सी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड। अवेलेबल पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं भी हो सकता है। सो वी आर जस्ट इक्वेटिंग द ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब वो हो सकता है सेम रिएक्शन के पार्ट हो, एक ही रिएक्शन के दो रिएक्टेंट या दो प्रोडक्ट, या एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट की बात हो रही हो सकता है तो डिफरेंट रिएक्शन में हो, लेकिन उन दोनों रिएक्शंस में सेम अमाउंट ऑफ क्यू हैज बीन सप्लाइड। अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे दोनों रिएक्शन, दोनों भले ही अलग अलग रिएक्शन हो, पहले रिएक्शन का कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास ग्राम इक्विवेलेंट्स कंज्यूम्ड या प्रोड्यूस्ड, दूसरे रिएक्शन के किसी भी एक सब्सटेंस जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो सकता है उसका ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम या प्रोड्यूस्ड के बराबर होगा इफ यू आर सप्लाइंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। सो दैट इज कॉल्ड फैराडेज सेकंड लॉ। ये दोनों लॉ देख लिया है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे, स्पेशली मैं जब यूज करता हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आई ऑलवेज ट्राई टू यूज द कंबाइंड लॉ विच इज मच इजियर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वो आसान कर देता है। तो लेट्स गो टू द कंबाइंड लॉ जो इन दोनों लॉ का एक कंट्रीब्यूशन से बनेगा। सो लेट्स मूव टू द कंबाइंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंबाइंड लॉ कुछ भी कोई नया लॉ नहीं है, ये पहले ही दो लॉ जो हम लोगों ने देखे, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। सो व्हाट इज दिस कंबाइंड लॉ? तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था? फर्स्ट लॉ वाज सेइंग W इज प्रोपोर्शनल टू Q फॉर गिवन सब्सटेंस। अगर सब्सटेंस फिक्स कर लिया है तो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर रिएक्शन में उसका E भी फिक्स कर लिया है ना। सो फॉर गिवन E हम लोग बोल सकते हैं W इज प्रोपोर्शनल टू Q। ये था फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ सेज W इज प्रोपोर्शनल टू E एंड दैट इज फॉर गिवन Q। ऐसा ही कुछ पीवी इक्वल्स एनआरटी में भी करते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर V इज प्रोपोर्शनल टू N। ऐसे ही लॉज बनाते हैं और फिर उनका कंबाइंड लॉ बना के आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ भी है, W इज प्रोपोर्शनल टू Q फॉर गिवन E, W इज प्रोपोर्शनल टू E फॉर गिवन Q। तो इसका मतलब है अगर हम लोग यहाँ से एक कंबाइंड लॉ बनाना चाहें, वी आर कॉलिंग इट कंबाइंड लॉ, क्या बोल सकते हैं कि W विल बी इक्वल टू, देयर विल बी ए कांस्टेंट, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन में R इज ए कांस्टेंट, जो जिसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, वैसा ही यहाँ पे देयर विल बी सम कांस्टेंट इनटू Q इनटू E। In this case, that constant is 1 upon F. Now, if you remember, F is Faraday's constant, और ये Faraday's constant क्या था? ये 1 mole of electronic charge के बराबर था। So now, this is the rule. इसको आगे लेके चलेंगे, बट यहां पर लिख देते हैं F is Faraday's constant. And what is this constant? It is equal to charge of 1 mole इलेक्ट्रॉन, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम। इसको हम लोगों ने पहले भी यूज किया हुआ है गैल्वेनिक सेल के टाइम पे। नाउ अब ये कंबाइंड लॉ तो आ गया, लेकिन इसका एक दूसरा फॉर्म देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल आपको दिखेगा। क्या करते हैं कि वी कैन ब्रिंग दिस E ऑन द लेफ्ट साइड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, W अपॉन E विल बी इक्वल टू Q अपॉन F। नाउ दिस इज द रूल जिसको हम लोग वर्ड्स में बात करेंगे और फिर देखेंगे कि ये कैसे बहुत ही कन्वीनियंट बना देगा सारे क्वेश्चंस को। नाउ व्हाट इज W बाई E? जस्ट पिछले लॉ में अभी देखा था हम लोगों ने, टोटल मास अपॉन इक्विवेलेंट मास गिव्स यू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो एज पर दिस लॉ वी कैन से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स
of substance consumed or produced, again it can be a reactant, it can be a product. तो अगर reactant है तो हम लोग consumed की बात करेंगे, product है तो produced की बात करेंगे, will be equal to, now जैसा मैंने बताया 96,500 कूलम इज 1 फैराडे, तो इसका डबल चार्ज विल बी 2 फैराडे, वैसे इसका n टाइम्स ऑफ चार्ज विल बी n फैराडेज, तो वैसे ही हम लोग Q अपॉन F करके नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ चार्ज बोल सकते हैं. सो दिस विल बी कॉल्ड नंबर ऑफ फैराडे of charge utilized. That is nothing but Q upon F. So that will be called combined law for electrolysis. अब प्रैक्टिकली आप देखिएगा, मैं इसी को हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक वो स्पेशली Z वगैरह की बात ना कर दे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू वगैरह ना पूछ ले, तब तक हम लोग हर क्वेश्चन में यही लगाने वाले हैं. एंड इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल सी दैट कि एक वन लाइनर एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, जिसको आपको आगे जाकर सॉल्व करो और आपको इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन का आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाता है. जो सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं मेंस लेवल के, नीट लेवल के, किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के, वो सब तो बिल्कुल ही डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है. इवन IIT JEE एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा आज के दिन, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसमें से बहुत सारे IIT JEE एडवांस के क्वेश्चन पूछे हुए में से रहेंगे. सो उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आप देखिएगा कि बहुत इजीली बन जाएंगे बाय यूजिंग दिस सिंपल वन रिलेशन कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ चार्ज यूटिलाइज्ड, जिसको हम लोग Q अपॉन F बोलने वाले हैं. नाउ क्या ये डायरेक्ट WEQF में से 3 चीजें दे देगा, चौथा पूछेगा? नो, वो आपको देखना पड़ेगा. तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, उन सारे फॉर्मूलाज को हम लोग देख लेते हैं. देन विल गो फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट. जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने, दैट इज ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. जैसा मैंने बताया कंबाइंड लॉ में लेफ्ट साइड का पार्ट ही है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड. तो इसका मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डायरेक्टली अगर ना दिया हुआ रहे तो कौन कौन से तरीके हैं, ये पूरी कहानी हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के टाइम पे पढ़ी हुई है. आप उसको रिवाइज कर सकते हो. उसको वहां भी यूज किया था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जब हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के टाइट्रेशंस में यूज किए थे एसिड बेस CR रेडॉक्स टाइट्रेशन में, तो वहां पे हम लोगों ने इसको कई बार यूज किया है. सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के ये सारे तरीके हो सकते हैं. यू कैन डायरेक्टली इफ यू आर हैविंग मोल्स इनटू n फैक्टर गिव्स यू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. मोल्स को हम लोग मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं, तो मास अपॉन मोलर मास इनटू n फैक्टर विल आल्सो गिव यू ग्राम इक्विवेलेंट्स. मास अपॉन इक्विवेलेंट मास डायरेक्टली गिव्स यू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको हम लोगों ने अभी जस्ट लिखा था W अपॉन E वाज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास एंड दैट वाज गिविंग यू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. नाउ ये मोल्स निकालने का एक दूसरा तरीका है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कैन आल्सो गिव्स यू मोल्स. So it will give you moles. So moles into n factor is again gram equivalents, and again normality into n factor directly gives you number of gram equivalents. So sorry, यहाँ पे ये गड़बड़ है. You don't have to use n factor. Normality into volume in liter. Correct state. Volume in liter directly gives you number of gram equivalents. So make that correction. Normality into volume gives you gram equivalents. इसमें n फैक्टर का कोई काम नहीं है. Now ये तो कहानी हो गई लेफ्ट साइड वाले की. राइट साइड वाले पे आते हैं. जो नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ चार्ज है, सिंपली इट वाज Q अपॉन F. नाउ F इज व्हाट? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने पहले बताया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम. ये तो एक पार्ट हो गया. नाउ ये Q भी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम. क्या दिया रहेगा? तो करंट दिया हुआ रहेगा एंड टाइम दिया हुआ रहेगा, या फिर दोनों में से कोई एक चीज पूछी हुई रहेगी. सो Q इज व्हाट? Q इज IDT इंटीग्रल. नाउ अब यहाँ पर ध्यान रखने का है, ये पॉइंट अभी तक IIT ने टच नहीं किया है. उन्होंने जब भी अभी तक दिया है तो I को एक कांस्टेंट करंट दिया है, वेरिएबल नहीं दिया है. सो दे में आस्क यू, ये पॉइंट अनटच्ड है. एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे इस बेसिस पे भी कि अगर I कांस्टेंट ना रहा तो कैसे डील करना है. बट यू नीड टू नो द जनरल फॉर्मूला. Q इज नथिंग बट IDT इंटीग्रल. इफ I इज कांस्टेंट और एवरेज करंट जैसा वर्ड यूज कर रहा है, देन I बार आ जाएगा इंटीग्रेशन के, क्योंकि वो कांस्टेंट है. दैट्स व्हाई इट विल बिकम I इंटू इंटीग्रल dt. इंटीग्रल dt इज नथिंग बट T.
सो आई इंटू टी डायरेक्टली तब हम लोग लिख सकते हैं. मेंस में, मेडिकल में मोस्ट ऑफ द टाइम, एडवांस में भी कांस्टेंट करंट ही यूज करते हैं या फिर एक वर्ड यूज करते हैं एवरेज करंट. दैट मीन्स दे आर टेकिंग कांस्टेंट करंट जैसा ही मान के चलते हैं, ओवरऑल आई की बात करते हैं. सो डायरेक्टली आई इंटू टी विल बी गिविंग यू क्यू. बट इफ आई इज वेरिएबल देन आई डी टी इंटीग्रल विल गिव यू क्यू. ये ध्यान में रखना है. और दो फॉर्मूलाज हैं जो काम आ सकते हैं. इनफैक्ट आईटी ने क्वेश्चन दिए भी हैं इनसे रिलेटेड. एक क्या है, E अपॉन V विल ऑल्सो गिव यू Q. सो E क्या है, E इज एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अच्छा, इसको इक्विवेलेंट मास से कंफ्यूज मत कर जाइएगा, मैंने E लिख दिया एनर्जी के लिए. और V इज व्हाट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज में जो लिखते हैं इन वोल्ट. So that is potential energy, potential difference. So E upon V will also give you Q. Q into V is E. Now ये E जो है that can also be written as power into time. So power upon V अगर देखिए तो देखिए I की जगह ये power upon V आ रहा है, तो power जो कि watt में दिया हुआ रहेगा, it will be in watt. So power in watt upon voltage will give you I and I into T gives you Q. So here जो मैंने लिखा है power upon voltage, that is nothing but I. एक बार यूज किया है आईटी ने इस चीज को, उन्होंने वोल्ट दिया था और उन्होंने पावर दिया हुआ था और हम लोगों को एक्चुअली Q चाहिए था, तो पावर अपॉन वोल्टेज वॉज गिविंग I एंड I इंटू टी वॉज गिविंग Q. तो ये चीज आईटी ने पहले यूज किया हुआ है. इसके अलावा आप प्रैक्टिकली जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो एक और चीज आती है, जब हम लोग मास ऑफ डिपॉजिटेड लेयर ऑफ मेटल की बात करते हैं, ये कहाँ यूज होगा, तो नॉर्मली इलेक्ट्रोप्लेटिंग. याद कीजिए मैंने लास्ट क्लास में समझाया था एंड में, बिल्कुल एज एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें जो मेटल डिपॉजिट होता है, हो सकता है उसका इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, थिकनेस ऑफ लेयर, इन सब के टर्म्स में दिया रहे. तो क्या होगा, अगर हम लोगों को मास चाहिए, क्योंकि मास अपॉन मोलर मास विल गिव यू मोल्स एंड मोल्स इनटू एन फैक्टर विल गिव यू ग्राम इक्विवेलेंट्स. तो इस चीज को यूज करने के लिए अगर सरफेस एरिया दिया हो तो सरफेस एरिया इनटू थिकनेस ऑफ लेयर विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ द मेटल एंड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी विल गिव यू मास ऑफ द मेटल. और मास मिल गया तो डिवाइडेड बाय मोलर मास विल गिव यू मोल्स एंड इनटू एन फैक्टर विल गिव यू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. तो इस तरीके से इसको चला सकते हैं. इसको भी आगे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज करके देखेंगे. इसके आगे जो लास्ट पार्ट मैंने बताया, कभी कभी होता है कि करंट जितना आप सप्लाई कर रहे हैं या फिर चार्ज जितना सप्लाई कर रहे हैं वो पूरा का पूरा यूटिलाइज ना हो पा रहा हो, देन इट विल बी आइदर गिविंग यू और इट विल बी आस्किंग यू परसेंटेज करंट एफिशिएंसी. सो व्हेनेवर वी विल बी टॉकिंग अबाउट परसेंटेज करंट एफिशिएंसी, it is the percentage of current being utilized. So that's why current utilized upon total current passed into 100 will give you percentage current efficiency. और मान लीजिए आपको टोटल करंट दिया हुआ है, परसेंटेज करंट एफिशिएंसी दी हुई है, तो करंट यूटिलाइज्ड आ जाएगा. करंट यूटिलाइज्ड इनटू टाइम विल गिव यू Q. Q अपॉन F विल गिव यू नंबर ऑफ फेराडेज ऑफ चार्ज, और नंबर ऑफ फेराडेज ऑफ चार्ज को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर कर लेना है. तो दीज वर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आगे हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में. तो आप स्क्रीन को पॉज करके अब ये पहले 3 वाले लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद जब आपने इसको नोट कर लिया पॉज करके, देन ये बचे हुआ 2 फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर सकते हैं. तो दीज आर सम फॉर्मूला जो हम लोग डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स में आगे यूज करेंगे. इसके अलावा एक और पार्ट जो मैंने अभी मेंशन कर दिया था पहले ही, कि हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मेथड्स. एक मोल मेथड है, एक ग्राम इक्विवेलेंट्स का मेथड है. प्रैक्टिकली मैं जो लगातार यूज करता हूँ दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट मेथड ओनली, क्योंकि उसमें बैलेंसिंग वगैरह का टेंशन नहीं रहता, सीधा का सीधा डायरेक्टली. इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद एन फैक्टर कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन, तो आपके लिए ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 लाइनर सॉल्यूशन लाके देता है डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का. तो मैं आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन कर दूंगा, बट माय पर्सनल प्रेफरेंस और माय पर्सनल चॉइस इज ऑलवेज ग्राम इक्विवेलेंट मेथड. सो चलिए दोनों मेथड को थोड़ा सा देख लेते हैं, देन विल एंटर इनटू द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. तो एक ग्राम इक्विवेलेंट मेथड क्या है, जैसा मैंने पहले ही बताया, यू हैव टू सिंपली इक्वेट द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडेज ऑफ चार्ज यूटिलाइज्ड. ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के बहुत सारे मेथड हम लोगों ने देखे डिपेंडिंग ऑन द
इंफॉर्मेशन गिवन इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो हम लोग देखेंगे, उसके हिसाब से ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। मैंने आपको जस्ट अभी उसके बहुत सारे फॉर्मूलाज दिखाए थे। वैसे ही नंबर ऑफ फेराडेज ऑफ चार्ज यूटिलाइज्ड का मतलब था Q अपॉन एफ। अब उसमें वेरिएशन क्या हो सकते हैं, Q की जगह वो करंट दे सकता है तो करंट इनटू टाइम विल गिव यू Q। करंट की जगह वो हो सकता है पावर और वोल्टेज दिया हुआ रहे तो पावर अपॉन वोल्टेज, पावर इन वाट दिया हुआ रहेगा तो वाट अपॉन वोल्टेज विल गिव यू आई, दैट इज अनदर थिंग। इसके अलावा हम लोगों ने देखा Q के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन वोल्टेज विल ऑल्सो गिव यू डायरेक्टली Q। तो ये सारे तरीके हैं, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ रहा हो तो Q इंटू वी विल गिव यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये भी काम आ सकता है आगे, तो इसको हम लोग देखेंगे। सो सिंपली दिस पार्ट इज Q अपॉन एफ और Q के डिफरेंट वेरिएशंस वी नो दैट F का वैल्यू 96,500 अप्रॉक्सीमेटली कूलम में हम लोग ले सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए डिफरेंट वेरिएशंस, मोल इनटू एन फैक्टर, मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, टोटल मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये सारे वेरिएशंस ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए। तो ये तो एक लाइन की कहानी है जिसको हम लोग बराबर यूज करेंगे। मोल में देखिए जरा नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाते हैं। राइट द बैलेंस्ड रिएक्शन और हाफ रिएक्शन, तो दैट मीन्स यू नीड टू हैव द कंप्लीटली बैलेंस्ड, या तो वो रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन की बात कर रहा होगा या हाफ रिएक्शन की बात कर रहा होगा, तो जिसकी भी बात हो रही है उसको पहले बैलेंस्ड वे में आपको लिखना पड़ेगा। देन जैसा हम लोग मोल कंसेप्ट में डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के मोल्स को रिलेट करते हैं बेस्ड ऑन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड रिएक्शन, वैसा ही यहां पर भी रिलेट किया जा सकता है डिफरेंट सब्सटेंसेज को, साथ ही साथ उन डिफरेंट सब्सटेंसेज के मोल्स को रिलेट किया जा सकता है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। और जैसे ही मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ आपने उसको रिलेट किया है, देन वी से दैट कि नंबर ऑफ फेराडेज ऑफ चार्ज यूटिलाइज्ड नथिंग बट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शन और हाफ रिएक्शन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए आपको बोला कि एक हाफ रिएक्शन है जिसमें Cl माइनस जो है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ClO3 माइनस, ऐसा एक कन्वर्जन है। अब इसको डील करने के मेरे पास दो तरीके हैं कि इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए Cl माइनस के कंजम्पशन की बात किया या ClO3 माइनस के प्रोडक्शन की बात किया, तो पहला मेथड देखते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट मेथड से क्या करेंगे हम लोग, इसका n फैक्टर डिसाइड कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये -1 में Cl है, यहां जाके ये +5 में चला गया है, तो -1 टू +5 6 का चेंज है, पर Cl 6 का चेंज है, तो इसका भी n फैक्टर 6 होगा क्योंकि इसमें एक ही Cl है और यहां भी एक ही Cl है, दैट्स वाई इसका भी n फैक्टर 6 ही होगा ना। अब अगर हम लोग Cl माइनस की बात करें, n फैक्टर ऑलरेडी मिला हुआ है, सो इसके लिए अगर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl माइनस कंज्यूम्ड, और हम लोग अगर ग्राम इसी को अगर लिखना चाहें तो दैट विल बी मोल्स ऑफ Cl माइनस कंज्यूम्ड इनटू इसका n फैक्टर दैट इज 6। और फिर ये ग्राम इक्विवेलेंट जैसे ही आ गया उसको नंबर ऑफ फेराडेज ऑफ चार्ज यूटिलाइज से रिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। वैसे ClO3 माइनस के लिए भी लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ClO3 माइनस प्रोड्यूस्ड विल बी मोल्स ऑफ ClO3 माइनस प्रोड्यूस्ड इनटू 6, ये लिखा जा सकता है। तो ये एक रिलेशन हो गया। सो हम लोग लिख सकते हैं मोल्स ऑफ Cl माइनस कंज्यूम्ड इनटू 6 इक्वल्स Q अपॉन F और नंबर ऑफ फेराडेज ऑफ चार्ज यूटिलाइज्ड। बाकी इंफॉर्मेशन यहां से जो भी दिया हुआ रहेगा, ये पूछ रहा होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स वन पार्ट। एक दूसरा तरीका जो मैंने बताया, एक मोल मेथड अगर यूज करें, तो ये तो पहला तरीका था जब हम लोगों को बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अगर दूसरा तरीका किसी ने पूछा कि अगर मेरे को ये नहीं समझ में आता है, देन यू नीड टू राइट द बैलेंस्ड रिएक्शन। तो अगर हम लोग बेसिक मीडियम में, मान लीजिए बेसिक मीडियम में दिया हुआ है, तो OH माइनस का यूज करते हुए इसको बैलेंस करेंगे, तो Cl माइनस टू ClO3 माइनस -1 से +5 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, और ये -1 से +5 जा रहा है, दैट मीन्स दैट इज ऑक्सीडेशन, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज होगा। सो यहाँ पर बाद में H2O भी आने वाला है, सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वन पार्ट। OH माइनस से अगर हम लोग चार्ज बैलेंस कर लें तो चार्ज वाइज इफ यू सी यहाँ पे -7 चार्ज है, यहाँ पर -1 है, तो
तो यहाँ 6OH माइनस आ जाएगा, देन इट इज बैलेंस्ड। एंड देन H2, H और O को बैलेंस करने के लिए कोई एक बैलेंस करते हैं, तो H बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3H2O रखा है, एंड वी सी दैट ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस। सो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन। अब ये बैलेंस्ड रिएक्शन में क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? अब यहाँ पर देखिए Cl माइनस का कोफिशिएंट जब 1 है तो इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट 6 है। सो व्हाट वी से, 1 moles of Cl minus consumed is equal to, तो इस ये जितना कंज्यूम होगा उसका 6 टाइम्स इंटू 6 विल बी मोल्स ऑफ electrons involved, and moles of electrons involved is nothing but number of Faradays of charge. तो ये चीज हम लोगों ने पहले भी अभी ग्राम इक्विवेलेंट मेथड में लाया था, मोल्स ऑफ Cl माइनस कंज्यूम्ड इनटू 6 इक्वल्स नंबर ऑफ फेराडेज ऑफ चार्ज यूटिलाइज्ड। वैसे यहां भी लाया, मोल्स ऑफ Cl माइनस कंज्यूम्ड इनटू 6 इक्वल्स नंबर ऑफ फेराडेज ऑफ चार्ज यूटिलाइज्ड। तो ये हम लोग दोनों मेथड से यूज कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन योर कंफर्ट आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। पर्सनली माय चॉइस इज ग्राम इक्विवेलेंट मेथड, क्योंकि बैलेंसिंग का टेंशन खत्म हो जाता है इसमें। सो अभी क्या करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस में मूव करते हैं और उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लोग ये सारी थ्योरी जो अभी तक सीखी है उसको अप्लाई करके इसको फिर से एक बार अच्छे से ग्रिप में ले आते हैं। नाउ व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, अगर कंफर्ट ना लगे स्टार्ट में कोई बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते सीखना है। लेकिन अब समझ लीजिए कि थ्योरी इतनी ही है, बाकी जो भी आप सीखिएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही सीखना है। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप के वेरिएशन है, कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे से मैच नहीं करता वो दिखेगा। मैं जितने पॉसिबल वेरिएशन है वो सारे के सारे आपके सामने रख दूंगा। सो लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। The first question is on your screen. I'll just read it out. How much charge in Faraday it is asking. ये पूछ सकते हैं कूलम में भी। So Faradays में चार्ज आ गया तो into 96,500 करके you can calculate the charge in coulomb also. So this time it is asking just charge in Faraday. So how much charge in Faraday is required for following conversions? Like first is given as Al3 plus going to Al, and you have to convert 1 mole of Al3 plus. In second question, Cr2O7 2 minus is going in the form of Cr3 plus, and you have to do the calculation for 1 mole of Cr3 plus this time. For third question, it is Hg2 2 plus going in the form of Hg. You have to do the calculation for 1 mole of Hg2 2 plus. Similarly, Al2O3 is going in the form of AlNO2, and you have to do the calculation for 2 mole of Al2O3. And the last question, last part, fifth part is MnO4 minus is going in the form of Mn2 plus, and you have to do the calculation for 1 mole of MnO4 minus. So the question is on your screen. Pause the screen and note this question down and try your best to solve this question, and then obviously we'll see the solution of this question. So pause the screen and note it down and try it by yourself. होपफुली आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहली बात, इन सारी कहानियों में तो एक ही चीज लगानी है कि नंबर ऑफ फैराडेज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का ग्राम इक्विवेलेंट्स कंज्यूम्ड, अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस्ड। यही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इसी चीज को अगर इक्वेट करना है तो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब है मोल्स इनटू एन फैक्टर। सो इफ यू सी 1 मोल Al3 प्लस है इनटू इसका एन फैक्टर, इट इज गोइंग फ्रॉम +3 to 0. सो 3 का चेंज पर Al, इट इज हैविंग जस्ट 1 Al, एंड दैट्स व्हाई इट्स एन फैक्टर इज 3. सो एन फैक्टर 3 है तो इट विल हैव 3 फैराडे. दैट्स आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. वैसे सेकंड में अगर हम लोगों को ये चाहिए, ऑब्वियसली यही कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग हर जगह. सो इन सेकंड क्वेश्चन we are having 1 mole of Cr3 plus. If you want 1 mole of Cr3 plus, so number of moles into n factor, again ये आ रहा है +6 से +3 में 3 का चेंज पर Cr. But if you are talking about n factor of Cr3 plus, it is just having 1 Cr. इसका n factor will remain 3.
इसका एन फैक्टर पूछता या इसके 1 मोल के लिए करता तो इसका एन फैक्टर यूज करते एंड दैट वुड हैव बीन 6. सो दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट Cr3 प्लस. Cr is coming from +6 to +3, so 3 का change per Cr and just we are having 1 Cr, so इसका n factor is also 3. So it will require just 3 Faradays of charge. अगर कूलम में पूछता तो 3 into 96,500 कूलम भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि फैराडे में पूछा वी आर रिपोर्टिंग द आंसर इन फैराडे. सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, इसके 1 मोल की बात कर रहा है तो अगेन 1, अगर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स देंगे उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिया होता है. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन फैक्टर तो ये +1 में था Hg, ईच Hg वॉज इन +1, इट इज गोइंग इन 0. सो 1 का चेंज पर Hg. नाउ दिस इज हैविंग 2 Hg एंड दैट्स व्हाई इट्स एन फैक्टर इज 2 एंड दैट्स व्हाई वी विल बी राइटिंग हियर 2 Faraday चार्ज विल बी रिक्वायर्ड. सिमिलरली इन फोर्थ क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ Al2O3 इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ Al एंड O2. अगर एक ही सब्सटेंस का एक एटम, एक फंक्शनल एटम रिड्यूस हो रहा हो, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा हो, तो विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हम लोग निकाल सकते हैं. ये हम लोगों ने एन फैक्टर कैलकुलेशन इन रेडॉक्स रिएक्शन में देखा था ड्यूरिंग द चैप्टर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. तो यहाँ पर इसके 2 मोल की बात हो रही है तो वो तो हम लोग लिख ही देंगे कि इक्वल्स 2 इंटू दिस इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर करना है. तो किसी एक से कर लेते हैं, Al से करते हैं या O से करते हैं, दोनों से सेम वैल्यू आएगा और उसी एक वैल्यू को ले लेना है. सो Al वॉज इन +3 विच इज गोइंग इन 0. So 3 का change of 3 per Al and this is having 2 Al. So that its n factor is 6. So into 6 करना होगा and that's why it will be 12 Faraday. दूसरा ऑक्सीजन से भी अगर किया तो ये -2 से 0 में जा रहा है. 2 का चेंज पर ऑक्सीजन, वी हैव 3 ऑक्सीजन, so 6. So n factor is 6 and we are having 2 moles of Al2O3. So 12 Faraday of charge will be required for this conversion. Similarly in the last question, इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया हुआ है. इसका एन फैक्टर पहले भी हम लोगों ने बात की है वॉल्यूमेट्रिक के टाइम पे, +7 से +2 जाना, देयर चेंज ऑफ 5 पर mn, इट इज हैविंग जस्ट 1 mn, सो एन फैक्टर इज 5. सो इट विल रिक्वायर 5 Faraday. अब ये कहानी हम लोग ऐसे डायरेक्टली मोल्स इंटू एन फैक्टर करके करें या रिएक्शन बैलेंस करके करें, यू विल गेट द सेम वैल्यू. सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is on your screen. I'll just read it out. 3 electrolytic cells A, B and C containing aqueous solutions of AgNO3, CuSO4 and KCl respectively are connected in series. A steady current of 9.65 amperes is passed through them until 2.16 gram of silver deposited at cathode of cell A. A cell में AgNO3 था. The first question is how long did the current flow? The second question is what mass of copper and K are deposited? यहाँ atomic mass of Cu आप ले लीजिएगा 63.5. Atomic mass of K if required you have to take that as 39. तो atomic mass में लिख देता हूँ यहाँ पे. If it is required you can use that equals 63.5 and if you require atomic mass of K, so that you can take 39. Atomic mass of silver is 108. So atomic weight of silver you can take 108. Okay, so the question is on your screen. Pause the screen, note it down and then try to solve it by yourself and then we'll see the solution of this question. होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इसको. चलिए इसके 2 पार्ट हैं, इनफैक्ट 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं. पहले में टाइम पूछा है कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है. दूसरे में 2 चीज़ें पूछी गई, मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एंड मास ऑफ के डिपोजिटेड. ये तीनों क्वेश्चन के आंसर देते हैं. देखिए कैसे 1 लाइनर एक्सप्रेशन मैं आपके सामने लिख के बताता हूँ. मैं स्टेप वाइज बोलता जाऊँगा, उसको ध्यान से सुनते जाइएगा. देखिए एक लाइन में आप पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और फिर अगला लाइन आपको सॉल्व करना है सिर्फ इक्वेशन को. सो सबसे पहली चीज़, डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल अगर सीरीज में है, ये लाइन जो है ये कभी भी लिखा रहे आपके सामने तो समझ लीजिए हर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सेम करंट जा रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स इन सीरीज. तो सीरीज में होने का मतलब है दे आर गेटिंग सेम करंट. ना वो करंट कितना है तो 9.65. तो सब में सेम करंट जा रहा है सेम टाइम के लिए, तो सब में सेम चार्ज भी जा रहा है.
और सेम चार्ज जाने का मतलब सेम नंबर ऑफ फेराडेज जा रहे हैं। सेम नंबर ऑफ फेराडेज जाने का मतलब है सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट होने चाहिए। तो ये कहानी हम लोग इक्वेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो पार्ट 1 है उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेराडेज इक्वल्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, जिसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी के लिए लेते हैं एजी। सो अब इसको इक्वेट कैसे करेंगे, जैसा मैंने बताया एक लाइन में देखिए एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। क्या दिया हुआ है, तो करंट दिया हुआ है, सिल्वर का मास दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ, टाइम पूछ रहा है। तो वी नो दैट करंट इन एम्पियर ऐसा यूनिट है इनटू टाइम इन सेकेंड, ये क्यू हो गया ना, आई इंटू टी इज क्यू डिवाइडेड बाय 96,500 विच इज एफ। तो क्यू अपॉन एफ इज नंबर ऑफ फेराडेज एंड इसको इक्वेट करना है किससे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, तो मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स कैसे निकालेंगे, तो टोटल मास अपॉन मोलर मास से। तो टोटल मास इज 2.16, मोलर मास इज 108 इनटू एन फैक्टर जो आएगा। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो एजी +1 से 0 में जा रहा है, 1 का चेंज पर सिल्वर एटम एंड एजी जो डिपॉजिट हो रहा है दैट इज हैविंग जस्ट 1 एटम ऑफ एजी एंड दैट्स व्हाई इट्स एन फैक्टर इज 1। बस इसी को सॉल्व कर जाना है। इफ यू सॉल्व इट यू विल बी गेटिंग टी इक्वल्स, ये देखिए 10⁻⁻4 है, यहाँ पर ये 2/100 हो जाएगा। सो 1/10⁻4 हो जाएगा तो 100 टाइम्स, सो 200 टाइम्स आ जाएगा। सो 200 सेकेंड इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। सो दैट्स फर्स्ट पार्ट। लेट्स गो टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में इन्होंने सी और के का पूछा है। सबसे पहली चीज मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं आपको, दैट इज द आंसर ऑल्सो। मास ऑफ के डिपोजिटेड इज 0। वाई इट इज 0, ये गेम खेला जा सकता है आपके साथ। यहां से काम आता है पिछला जो हम लोगों ने लेक्चर देखा था वो काम आएगा। क्या डिपॉजिट होगा, क्या डिपॉजिट नहीं होगा, ये भी तो पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl लेते हैं तो K प्लस और वाटर का जब कॉम्पिटिशन होता है, वी हैव लर्न दैट S ब्लॉक या ग्रुप 13 का मेटल में का कोई आयन रहेगा तो दैट विल लूज द कॉम्पिटिशन व्हेन इट इज कंपीटिंग विद H2O। सो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl, मोल्टेन नहीं, एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्वस सॉल्यूशन लिया था, तो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर इज ऑल्सो द कॉम्पिटिटर। Ag प्लस Cu2 प्लस Hg2 प्लस Hg22 प्लस Au3 प्लस ये सब जीत जाते हैं वाटर से, लेकिन K प्लस Na प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस Ba2 प्लस Al3 प्लस ये सब हार जाते हैं व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस इज अकरिंग एंड दैट्स व्हाई K प्लस का रिडक्शन होगा ही नहीं, उससे पहले वाटर का रिडक्शन हो रहा होगा एंड दैट्स व्हाई K का डिपॉजिटेड मास विल बी 0। तो दैट इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। नाउ अब अगर हम लोग कॉपर की बात करेंगे, Cu2 प्लस वॉज द विनर इन कॉम्पिटिशन विद वाटर एज फार एज द रिडक्शन इज कंसर्न एंड दैट्स व्हाई इसमें हम लोग लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लगा सकते हैं। सो अगेन विल बी राइटिंग नंबर ऑफ फेराडेज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu डिपॉजिटेड। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ फेराडेज इज नथिंग बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag। तो हम लोगों ने सेकेंड लॉ देखा था कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग सेम चार्ज यू आर गोइंग टू हैव सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड। सो हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एंड दैट्स व्हाई इसका ग्राम इक्विवेलेंट ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है, मास अपॉन मोलर मास इनटू इसका n फैक्टर एंड दैट विल बी इक्वल टू इसका मास मान लीजिए m ऑफ Cu है डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास इज 63.5 एंड देन इनटू, चूंकि ये +2 से आ रहा है CuSO4 में, Cu इज इन +2 एंड दैट्स व्हाई +2 से 0 आना, 2 का चेंज पर एटम, दैट्स व्हाई इसका n फैक्टर इज 2। Now when you solve it, you will be getting mass of Cu equals, you will be getting 0.635 ग्राम, क्योंकि ये 2/100 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 63.5/100 is 0.635 ग्राम and that is going to be the answer of this question. So this was the answer for first part 200 second. This is the answer for second part के एक क्वेश्चन का और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है।
So that is the solution for this question number 2. Now बीच में कहीं अगर डाउट आते जाए, आपको क्लियर ना हो मेरे बोलने से, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सारे पॉइंट में डिस्कस करके फिर सॉल्यूशन लिखूं. Even if you are having any doubt, just post your doubts in comment section. Let's move to next question, which is question number 3. Question number 3 is on your screen. Pause the video, note it down, try it by yourself, and then we'll move to the solution of this question. I'll just read it out once. 100 watt, W is watt. So 100 watt, 110 volt incandescent lamp is connected in series with an electrolytic cell containing silver nitrate solution for 10 hours. What mass of silver in gram will be deposited at cathode? That is first question. And the second question is calculate the volume of O2 gas liberated at NTP at anode. That is the second question. So note this question down by pausing the video and then try it by yourself. Then we'll see the solution of this question. होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा. देखते हैं इसका सॉल्यूशन. इस क्वेश्चन का सबसे पहली चीज़ क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए. मैंने पहले ही बताया था, पावर दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है. आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है. जरा सा हो सकता है शायद मैंने कुछ चेंज किया हो, अदरवाइज आईटी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है. सो बेसिकली यहाँ पर शायद उन्होंने कैडमियम दे दिया था, कैडमियम सल्फेट का सॉल्यूशन दे दिया, तो मैंने सिल्वर कर दिया उसको बस. और शायद उन्होंने ये पार्ट नहीं पूछा था, O2 गैस. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड बाय आईआईटी जेईई. सो उसी को देखते हैं. तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने देखा है कि अगेन फिर से क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag. फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडेज ऑफ चार्ज. सो इफ दैट मास इज m ऑफ Ag लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 108 विल गिव यू मोल्स इनटू एन फैक्टर. Ag का एन फैक्टर 1 होता है, +1 से 0 में आता है हमेशा. सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में Agn +1, तो इसका एन फैक्टर 1 है. वो +1 में है इसलिए 1 नहीं है, 1 से 0 में आ रहा है, तो देयर इज चेंज ऑफ 1, दैट्स व्हाई इट इज 1. नाउ इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडेज. के लिए क्या करते हैं, करंट इनटू टाइम. करंट मैंने बताया था कि पावर अपॉन वोल्ट से आपको करंट मिलता है, तो 100 अपॉन 110, दिस इज करंट इनटू टाइम. अब यहाँ पे एक मिस्टेक का चांस होता है. वो टाइम आपको आवर्स में दे सकते हैं, मिनट्स में दे सकते हैं, डेज में दे सकते हैं, वट एवर दे आर राइटिंग, यू हैव टू राइट द टाइम इन सेकेंड. दैट्स वाई यू नीड टू कन्वर्ट, क्योंकि ऐसा ही यूनिट में यूज कर रहे हैं. तो 10 इंटू 3600, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा. और ये हो गया I इंटू टी, दैट इज चार्ज, डिवाइडेड बाय फेराडे इज 96,500. बस यही एक इक्वेशन देखिए, वन लाइनर इक्वेशन बना, इसको सॉल्व कर जाइए. यू विल बी गेटिंग, इफ यू सॉल्व दिस, यू विल बी गेटिंग 36.627 ग्राम, ऐसा आ जाएगा. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ O2 पूछ रहा है. फिर से हम लोग वही लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ. अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, क्या है O2 प्रोड्यूस्ड हो भी रहा है कि नहीं. तो AgNO3 के सॉल्यूशन में क्या होगा कि बेसिकली एनोड पे देयर विल बी कॉम्पिटिशन ऑफ नाइट्रेट आयन विद वाटर. एंड इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, नाइट्रेट एंड वाटर में एट एनोड कॉम्पिटिशन हो तो वाटर विल बी द विनर, एंड दैट्स वाई वाटर विल बी गिविंग यू O2 गैस. सो ये कहना गलत नहीं होगा कि O2 is going to be liberated, and that's why we can say that there will be a non-zero volume of O2 liberated at NTP. तो जीरो रिपोर्ट नहीं करना, you will be having some value, some volume of O2 liberated, and that's why coming back to the question, a number of gram equivalents of O2 liberated will be equal to again number of Faradays. Now इस बार ये जो कहानी है इसको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं. यहाँ पर वॉल्यूम मान लीजिए कि V ऑफ O2 लिख दिया, उसको इन लीटर है ये, तो डिवाइडेड बाय 22.4 विल गिव यू मोल्स ऑफ O2. एंड नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोल्स ऑफ O2 इनटू इट्स n फैक्टर विल गिव यू ग्राम इक्विवेलेंट्स. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि अब यहाँ इसका n फैक्टर कितना होगा. तो O2 इज कमिंग फ्रॉम वाटर. In water, O is in -2 oxidation state. In O2, it is in 0. So -2 to 0 is change of 2 per oxygen atom. O2 is having 2 oxygen atoms, and that's why its n factor is
4, ये याद रखिएगा। और लास्ट टाइम मैंने जो रिएक्शंस आपको लिखाए थे लास्ट लेक्चर में, इफ़ यू रिमेंबर, उसमें भी मैंने आपको समझाया था। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग वाटर से O2 बनाते हैं तो पर मॉलिक्यूल ऑफ O2 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, सो इट्स एन फैक्टर इज 4, ये याद रखना है। H2 के लिए जब H प्लस या H2O से H2 बनता है तो पर मोल ऑफ H2 के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, सो एन फैक्टर ऑफ H2 इज 2। तो ये हमेशा याद रखना है कि वाटर से आने वाले H2 का एन फैक्टर इज 2, वाटर से आने वाले O2 का एन फैक्टर इज 4। तो ये हमेशा यहाँ पे लिख देना है, एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडेज। और नंबर ऑफ फेराडेज के लिए ऑलरेडी आपके पास एक पूरा एक्सप्रेशन है। सो 100 अपॉन 110 दैट वाज पावर अपॉन वोल्ट। या तो ये भी कर सकते हैं या फिर मास यहाँ पर है तो इसको भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दोनों के बराबर होने चाहिए, तो वो भी हम लोग काम कर सकते हैं। टाइम अगेन आवर में दिया हुआ है, वी नीड टू राइट इट इन सेकेंड, एंड I into T gives you Q, Q divided by F gives you number of Faradays. Now you can solve this and you can get the answer for this volume of O2. So it is approximately 1.899 जैसा कुछ आ जाएगा। Just check, verify the calculation. I think it is around 1.9 liter. So that's the answer. So this was the method जिसको देखिए बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं। एक ही कहानी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स नंबर ऑफ फेराडेज, एंड फॉर द गिवन नंबर ऑफ फेराडेज दो चीज़ों के ग्राम इक्विवेलेंट्स को आपस में बराबर कर सकते हैं हम। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is on your screen. I'll just read it out for you. The question says, how long a current of 3 ampere has to be passed through a solution of AgNO3 to coat a metal surface of area 80 centimeter square with a 0.005 millimeter thick layer? Density of silver is given as 10.5 gram per cc. So this was the case I was talking about कि electroplating से related questions पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं. So just see this question, pause the video, note it down, try it by yourself, and then we'll see the solution of this question. होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अगेन क्या है देखिए, Ag डिपोजिट हो रहा है, उसके लिए सरफेस एरिया, थिकनेस, डेंसिटी वगैरह दी हुई है, और फिर इट इज आस्किंग कि हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर हैज टू बी पास्ड. सो ऑब्वियसली वी कैन राइट नंबर ऑफ फेराडेज ऑफ चार्ज अगेन will be equal to number of gram equivalents of silver deposited, and that's why number of Faradays निकालने का तरीका क्या है. अगेन चार्ज दिया नहीं दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, सो करंट इन एम्पियर इनटू टाइम इन सेकेंड, वी आर अज्यूमिंग इट टू बी t. तो करंट इनटू टाइम गिव्स यू q डिवाइडेड बाय कैपिटल F, दैट इज 96,500 will give you Q upon F, and that will be equal to number of gram equivalents of Ag. अगर इसको हम लोग लिखने की कोशिश करें तो देखिए यूनिट का ध्यान रखना होगा. डेंसिटी ग्राम पर सीसी में दी हुई है, एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट थिकनेस जो है वो मिलीमीटर में दिया, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर. सो एरिया, सरफेस एरिया 80 इंटू थिकनेस, ये देखिए 5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर. तो ये आ गया सरफेस एरिया इंटू थिकनेस गिव्स यू वॉल्यूम. Volume in cc into density in gram per cc will give you mass. तो ये हो गया mass of Ag, and mass upon molar mass gives you moles, and into n factor which is 1 for silver gives you gram equivalents. तो ये इक्वेशन इसी को सॉल्व करना. इफ यू सॉल्व इट you'll be getting time equals 125.09, आगे कुछ जाएगा, approximately this much second, and that's the solution of question number 4. Let's move to next question. Question number 5 is on your screen. Pause the video, note it down, I'll just read it out for you. Calculate the quantity of electricity in coulomb required to reduce 12.3 gram of nitrobenzene to aniline if the current efficiency is 50%. If the potential drop across the cell is 3 volt, how much energy is consumed in kilojoule? So there are two questions. Try it by yourself. First pause the video, note it down, try it by yourself, and then obviously we'll see the solution of this question.
होपफुली आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगेन इफ़ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में मैंने कुछ हाफ रिएक्शंस आपको इंपॉर्टेंट दिए थे, उनमें से एक हाफ रिएक्शन ये भी था, दैट वाज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन। सो इसमें देखिए, एक तो बैलेंस रिएक्शन आपको मैंने दे दिया, तो वहाँ देख के पता चल रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व पर मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन, सो दैट्स व्हाई इट्स एन फैक्टर इज 6। दूसरा एक तरीका है जो हम लोग अगर हाफ रिएक्शन ना भी देखें, ऐसे भी हम लोग नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। सो इट इज गोइंग फ्रॉम, यहाँ पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर ये -3 में जा रहा है। सो इट इज गोइंग फ्रॉम +3 टू -3, सो देर इज चेंज ऑफ 6 पर मॉलिक्यूल एंड दैट्स व्हाई इट्स n फैक्टर। इसका पूछे तो भी 6, इसके भी एक मॉलिक्यूल में n फैक्टर इसका पूछे तो भी 6। बाकी किसी एटम का कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। सो यहाँ से भी काम कर सकते हैं, या फिर आपके पास बैलेंस रिएक्शन मैंने दिया था लास्ट क्लास में, उससे मोल मेथड से भी आप पता कर सकते हैं। सो दैट्स अनदर वे। अब पहले पार्ट पे आ जाते हैं। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है। अब ये जो भी क्वांटिटी होगी उसका सिर्फ 50% यूटिलाइज हो रहा होगा क्योंकि करंट एफिशिएंसी दे दी है। तो मान लीजिए वो चार्ज जो है दैट इज Q। सो Q का सिर्फ 50% यूटिलाइज होने वाला है बिकॉज करंट एफिशिएंसी इज 50%। नाउ दिस इज द चार्ज यूटिलाइज्ड डिवाइडेड बाय 96,500 gives you number of Faradays and it will be equal to number of gram equivalent. So 12.3 is the total mass. मोलर मास आप कैलकुलेट कीजिएगा नाइट्रोबेंजीन का C6H5NO2 का कैलकुलेट कीजिएगा, इट विल बी कमिंग 123। तो ये हो गए टोटल मोल्स इनटू n फैक्टर दैट इज 6। सो यहाँ से आपको आ गया ये ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ये दोनों को इक्वेट कर दिया। इफ यू कैलकुलेट इट, इट विल बी 1/10 6/10 into 2 12/10, that is 1.2 into 96,500। अगर फैराडे में पूछता तो सिंपली इट इज 1.2 फैराडे, बट इफ इट इज आस्किंग चार्ज इन कूलम यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, you will be getting 115,800 coulomb and that's the answer of first part. So it was the first part. Now second part क्या पूछ रहा है, देखिए इस बार पूछ रहा है how much energy is consumed. So obviously energy का फॉर्मूला हम लोगों ने बात की थी कि Q was energy upon volt. So energy is Q into volt. Q अभी जस्ट निकाला है 115,800 into volt is given. Potential difference या potential drop across the cell is 3 volt. So 3 दिया हुआ है। अब ये चूंकि SI यूनिट में चल रहा है तो दिस इज इन जूल। सो अगर जूल में इसको कैलकुलेट कीजिएगा 347,400 ये इतना आ जाता है जूल में, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है किलो जूल में, दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे 347.4, दिस मच किलो जूल विल बी आंसर। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड देन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। A current of 3.7 ampere is passed for 6 hours between copper electrodes in 0.5 liter of a 2m solution of CuNO3 twice. Calculate the molarity of Cu2 plus ions in solution at the end of electrolysis. Assume no change in volume of solution. So try this question by yourself and then we'll see the solution of this question. होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा एंड इफ यू आर गेटिंग आंसर 1.172 दैट्स रॉन्ग आंसर। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, आईआईटी ने ही पूछा था ऐसा क्वेश्चन और उन्होंने सिर्फ कॉपर की जगह निकेल दिया था बिटवीन निकेल इलेक्ट्रोड्स और सॉल्यूशन भी निकेल नाइट्रेट का ही मोस्टली था। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे है, अगेन लास्ट लेक्चर की लर्निंग पे, लास्ट लेक्चर में याद कीजिए स्पेशल केसेस 4 बताए थे। उन 4 स्पेशल केसेज में इफ़ यू रिमेंबर एंड में जो मैंने पेज शेयर किया था आपके साथ उसमें एक्टिव या अटैक्ड इलेक्ट्रोड की बात की थी। एंड अगर एनोड पे कोई मेटल रहता है जैसे कॉपर सल्फेट का हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रोलिसिस का यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो बोला था कॉपर इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। नाउ इस पूरी कहानी में हम लोगों ने जब बात की थी तो बोला था कि यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Cu2 plus will be reduced to give copper, so it is getting consumed.
बट एनोड पे चूंकि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, Cu solid is going to give you Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन. एंड ऐसा होने से क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस जितना कंज्यूम हो रहा है उतना ही प्रोड्यूस हो जा रहा है. एंड दैट्स व्हाई एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस concentration of Cu2 plus in solution will not change. So Cu2 plus का concentration will remain 2m. So this was the case of active or attacked electrode, which is important. इसको रिविजन में रखिएगा हमेशा. So this was a tricky question. पहले से IIT ने पूछा हुआ है, फिर से रिपीट कर सकता है. काफ़ी पहले पूछा था तो रिपीट हो सकता है ये कंसेप्ट. ध्यान से देखिएगा. बिटवीन कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर जैसे ही कॉपर इलेक्ट्रोड्स आ गए, एनोड बिकम्स द एक्टिव और अटैक्ड इलेक्ट्रोड, और इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन. आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू. पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO8 का नाम है. पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड can be prepared by electrolytic oxidation of H2SO4 as the reaction is given 2H2SO4. Make it H2SO4, not H2H2O4. This is 2H2SO4 giving H2S2O8 plus 2H plus 2 electron. Now oxygen gas and hydrogen gas are the byproducts. In such an electrolysis, 9.72 liter of H2 and 2.35 liter of O2 measured at NTP were generated. Calculate the mass of H2S2O8 formed. So pause the video, note it down. This question is important. डिफरेंट टाइप का है. अभी से जितने क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप के हैं. कुछ क्वेश्चंस को आईआईटी ने टच किया, कुछ को आईआईटी ने कुछ कंसेप्ट्स को अभी तक टच नहीं किया, तो दो कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट. तो अभी से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको नए टाइप का दिखने वाला है. सो ट्राई इट केयरफुली. सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, देन वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर क्या है कि एक चीज ध्यान से देखनी है कि ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस आर द बाय प्रोडक्ट्स. ये चीज आपको क्या बताती है कि कैथोड का रिएक्शन जो है वो डेफिनेटली H2O और H प्लस गिविंग H2 है. इसका एन फैक्टर वी नो दैट इन दिस केस इज 2. एनोड पे जो है डेफिनेटली इसका ये बनना ऑक्सीडेशन है, तो डेफिनेटली एनोड पे हो रहा होगा. तो एनोड पे सिर्फ यही रिएक्शन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन गैस भी बन रहा है. एंड दैट गिव्स यू हिंट कि यहाँ पे कभी तो ये रिएक्शन हो रहा होगा और कभी एक दूसरा रिएक्शन हो रहा होगा, विच इज फॉर्मेशन ऑफ O2 फ्रॉम H2O. एंड इफ यू नो इसका एन फैक्टर इज 4. मैंने पहले भी बताया हुआ है. इसका एन फैक्टर साफ पता चल रहा है, बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ भी है, लेकिन लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट हाफ रिएक्शंस देखे थे या फिर स्पेशल केसेज में देखा था. तो इसका एन फैक्टर हम लोग जानते हैं. यहाँ पर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, सो इट्स एन फैक्टर इज 2. तो ये ध्यान में रखनी है चीजें. अब एक और पार्ट क्या है, यहाँ कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन के थ्रू ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है. दैट्स व्हाई व्हाट वी नीड टू राइट, कुछ टाइम जहां H2 और O2 बन रहा होगा उस समय ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 जितना बना होगा उतना ही O2 का भी ग्राम इक्विवेलेंट बना होगा. और जिस टाइम पे H2 एंड ये प्रोडक्ट बना होगा उस समय का ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2S2O O8 फॉर्म्ड. So that's why overall we can write gram equivalents of H2 formed will be equal to gram equivalents of O2 formed plus gram equivalents of H2S2O8 formed. और जब ऐसा लिखेंगे हम लोग तो what we can write, H2 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 9.72 लीटर है, तो डिवाइडेड बाय 22.4 एट एनटीपी विल गिव यू मोल्स इनटू एन फैक्टर इज 2. तो दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 फॉर्म. O2 के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 2.35 डिवाइडेड बाय 22.4, इसके मोल्स हो जाएंगे इनटू अगेन इसका एन फैक्टर इज 4, सो इनटू 4 प्लस H2S2O8 का मास अज्यूम कर लीजिए कि m है, डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कीजिएगा, इट विल बी कमिंग 194. ये हो गया इनटू इसका एन फैक्टर 2. सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल बी गेटिंग मास अराउंड
43.475 ऐसा कुछ आने वाला है. सो आई एम कीपिंग इट 43.48 ग्राम. So that's the answer for question number 7. Let's move to next question. Question number 8 is on your screen. I'll just read it out for you. 50 ml of 0.1 m CuSO4 solution is electrolyzed with a current of 0.965 ampere for a period of 200 seconds. Assume no change in volume during electrolysis. Calculate molarity of Cu2 plus H plus and sulfate ion at the end of electrolysis. So pause the video, note it down first, then try it by yourself, and then obviously we'll see the solution of this question. होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को. लेट्स सी द सॉल्यूशन एंड आंसर क्या आता है इस क्वेश्चन का, वो भी देखते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है. डेफिनेटली Cu2 प्लस विल बी रिड्यूस्ड क्योंकि Cu2 प्लस का डिस्चार्ज ओवर कैथोड इज प्रेफरेबल ओवर द डिस्चार्ज ऑफ H2O टू फॉर्म H2. सो Cu2 प्लस कंज्यूम होने वाला है तो डेफिनेटली मोलरिटी इज गोइंग टू चेंज फॉर Cu2 प्लस. सल्फेट वर्सेज वाटर एट एनोड में वाटर वाज द विनर, सो दैट्स वाई सल्फेट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने वाला है. दैट्स वाई सल्फेट का कंसंट्रेशन पहले जितना था विच वाज 0.1 क्योंकि एक कॉपर सल्फेट में एक ही सल्फेट है. सो दैट्स वाई पहली बात कि ये सल्फेट का कंसंट्रेशन जो है इवन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो ये आंसर तो अभी मिल गया कि दिस इज गोइंग टू रिमेन 0.1 मोलर एंड दैट्स वाई एक तो आंसर ऐसे ही मिल गया. हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस से बता दिया, बट बाकी बचे हुए के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो क्या कैलकुलेशन करेंगे, सो हम लोग लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu2 प्लस कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडेज. So moles of Cu2 plus consumed into 2 equals Faradays कितने हैं, तो करंट दिया हुआ है 0.965 in ampere into time that is 200 divided by 96,500 that is number of Faradays that is Q by F. Now यहाँ से हम लोगों को मिल गया मोल्स ऑफ Cu2 प्लस कंज्यूम्ड. तो अगर आप देखिएगा इसको, दिस इज 2 से 100 टाइम्स जाएगा, 96.5 हो जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली यहाँ से एक तो ऐसे ही 100 था, 10⁻5 आ रहा था, तो 10⁻³ सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं मिली मोल्स ऑफ Cu2 plus consumed 10⁻³ mole is nothing but millimole. That is 1. Initial millimoles of Cu2 plus was 50 वॉल्यूम दिया था और 0.1 मोलरिटी दिया होता. वॉल्यूम इन ml इंटू मोलरिटी डायरेक्टली गिव्स यू मिलीमोल्स, तो दैट वाज 5. तो रिमेनिंग कितना बचा, इट विल बी 5 - 1 दैट इज 4. सो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस रिमेनिंग आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस विल बी 5 - 1, ये मिलीमोल्स बचे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो 50. सो दैट इज 4/50 विच इज 0.08 m. ये आ जाएगा ना. अब दूसरी कहानी क्या है, H प्लस की बात पूछ रहा है. H प्लस कहाँ से आएगा, प्योर वाटर होता तो 10⁻⁻7 होती है उसकी मोलरिटी. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कैथोड पे तो Cu2 प्लस रिड्यूस हो रहा है, एनोड पे वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो वाटर ऑक्सीडाइज होने का रिएक्शन अगर आप लिखिएगा तो वहाँ O2 के साथ साथ H प्लस जनरेट होता हुआ दिखेगा. सो एट एनोड अगर हम लोग बात करें क्या रिएक्शन हो रहा है, सो इफ यू राइट दैट रिएक्शन 2H2O लिक्विड गिविंग O2 गैस प्लस, इफ यू रिमेंबर इसको लिख के बैलेंस करना आना चाहिए आपको या फिर याद होना चाहिए. सो इस पूरी कहानी में दिख रहा है 4 मोल ऑफ H प्लस इज रिलेटेड विद 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो पर मोल ऑफ H प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो पर फैराडे 1 मोल ऑफ H प्लस बनने वाला है. सो मोल्स ऑफ H plus formed will be equal to
नंबर ऑफ फैराडेज। और नंबर ऑफ फैराडेज कितने हैं? तो 0.965 इंटू 200 divided by 96,500. So if you see this number is 10 raised to minus 5, so 2 into 10 raised to minus 3. So 2 millimoles इसके फॉर्म हुए. So that's why after electrolysis this number is 2 into 10 raised to minus 3 लिखना है. अगर मोल्स में देखना है तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी फिर लीटर में लेना होगा. So that's why it is 0.04 m आ जाएगा, विच इज मच ग्रेटर देन 10 raised to minus 7. इसलिए प्योर वाटर का H प्लस हम लोगों ने इग्नोर किया है, और इन प्रेजेंस ऑफ दिस H प्लस वाटर का आयनाइजेशन भी सप्रेस हो रहा होगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर इग्नोरिंग दैट H प्लस फ्रॉम वाटर इटसेल्फ. So basically this H plus is being produced in this reaction, which is much greater than H plus coming from the self ionization of water, and that's why we are ignoring that part. So this is the answer. So what are the answers? Sulfate के लिए 0.1 is the answer, Cu2 plus के लिए 0.08 is the answer, and for H plus 0.04 m is the answer. So this was question number 8 and its solution. Let's move to next question. क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन. आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू. थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट पे ही क्वेश्चंस अभी तक भी हैं, आगे भी वैसे ही रहेंगे. इन अ फ्यूल सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. दैट मीन्स दिस फ्यूल सेल इज नथिंग बट अ गैल्वेनिक सेल है ना, इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. In this process, H2 is oxidized at anode and O2 is reduced at cathode. That means H2 plus O2 is producing H2O. Now, if 67.2 liter H2 measured at STP reacts in 15 minutes, what is the average current produced? इस पर उल्टी कहानी, गैल्वेनिक सेल से करंट प्रोड्यूस करवाया जा रहा है. And then next part is, if the entire current is used for electrode deposition of copper from copper sulfate solution, how many grams of Cu will be deposited? तो ये कहानी जो है, अगेन जैसा मैंने बताया, लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन आपको मिले हैं ये टोटली डिफरेंट टाइप के हैं. आईआईटी अभी उस जोन में गया नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, सो अभी भी ये चीज़ें अनटच्ड है. इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. सो क्या है, 2 पार्ट है. पॉज द वीडियो, नोट दिस क्वेश्चन डाउन एंड देन ट्राई इट बाय योरसेल्फ, एंड देन ऑब्वियसली विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा ये क्वेश्चन. देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा. सबसे पहली बात, अगेन जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात की है वैसी ही कहानी हम लोग बोल सकते हैं गैल्वेनिक सेल के लिए, बट इस बार गैल्वेनिक सेल में जैसे फ्यूल सेल इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल. एंड के लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और भी डिटेल में, बट अभी के लिए सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन काफी है कि फ्यूल सेल इज अ गैल्वेनिक सेल in which the spontaneous redox reaction is producing electricity. So reaction of H2 and O2 is spontaneous to produce H2O liquid, and it is producing electricity if it is inside a galvanic cell, that is fuel cell. So इस प्रोसेस में बोल रहा है कि H2 का रिएक्शन दिया हुआ है, दैट मीन्स H2 कंज्यूम्ड हो रहा है एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. अगेन यू कैन रिलेट दीज टू थिंग्स. सो यू कैन राइट फॉर द फर्स्ट पार्ट, यू कैन राइट नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ charge produced, because we are talking about galvanic cell. So ये हम लोग फ्यूल सेल की कहानी बता रहे हैं कि फ्यूल सेल में क्या हो रहा है. तो फ्यूल सेल के अंदर इट विल बी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 consumed. So when you write these two things, फैराडेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए इन्होंने एवरेज करंट ही पूछा, लेट दैट बी आई इन एम्पियर. तो इनटू टाइम इन सेकेंड लिखना, यही एक मिस्टेक हो जाता है कई बार. तो 15 इंटू 60 लिखना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय 96,500. सो आई इंटू टी इज क्यू, क्यू बाय एफ इज नंबर ऑफ फैराडेज, equals number of gram equivalents of H2 consumed. So that is 67.2 is the volume divided by molar volume at NTP 22.4 gives you moles into इसका n factor H2O giving H2 plus O2 या फिर H2 plus O2 giving H2O में H2 का n factor is 2. So it is 2. If you solve it, you'll be getting I equals 643.3333 ऐसा जाएगा एम्पियर में, and that's the answer for
फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अब यही जो करंट आ रहा है वो आगे जाकर सेकेंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में CuSO4 के Cu2+ का रिडक्शन कर रहा है टू फॉर्म Cu। सो यहाँ नंबर ऑफ फैराडे जितना प्रोड्यूस हो रहा है वही वहां पर कंज्यूम होगा एंड दैट विल प्रोड्यूस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu। सो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu produced in electrolysis that will be equal to number of Faradays and that number of Faradays is equal to gram equivalents of H2 consumed। तो डायरेक्टली इक्वेट कर लेते हैं इसको। सो वी कैन राइट ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2 consumed in fuel cell। और ये दोनों अगर इक्वेट किया तो वी कैन राइट मास ऑफ Cu मान लीजिए m है डिवाइडेड बाय मोलर मास 63.5 इनटू इसका n फैक्टर 2 होता है इक्वल्स ये अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया 67.2 बाय 22.4 इनटू 2। सो इफ यू कैलकुलेट इट मास ऑफ Cu जो आएगा दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ 63.5 एंड दैट इज 190.5 gram। That's the answer of second part. So this was the solution of question number 9. Let's move to next question. Question number 10 is on your screen. Let me talk about this question. पहली बात बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, रेयरली कहीं दिखता है इस टाइप का क्वेश्चन। IIT ने आज तक बिल्कुल भी टच नहीं किया है इसको। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो अनटच्ड रहा है इवन बाय IIT JEE एडवांस। तो कभी भी इस कंसेप्ट को वो टच कर सकता है। दैट्स वाई इसके सामने आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। कभी भी इस चीज़ से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा है तो ऐसा नहीं कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कंसेप्ट है, बेसिक से रिलेटेड है। बट अगर आ गया अचानक से, आपने पहले से नहीं देखा है, तो इट विल टेक टाइम टू थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट। मैंने अपने थ्योरी में इसको डिस्कस किया है। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू, देन यू पॉज द वीडियो, note it down and then try it by yourself, then obviously we'll see the solution of this question. So in this question it is talking about a voltmeter in which mass of a metal deposited in 30 seconds is 100 gram. Now it is saying carefully analyze the current time graph shown below and identify the correct statement. So it's correct statement and that is graph given current versus time. It is not linear, it is not linear only, that means it is not horizontal line, it is varying. So 0 milliampere, 100 small m is milli, so 100 milliampere, 0 second, 10 second, 20 second, 30 second. So this is the graph. Now there are 4 options. It is asking to identify the correct statement or statements. So you can have one option correct, you can have multiple option correct. So just see the options. Electrochemical equivalent for metal is 50 gram per coulomb. That is option A. Option B, a constant current of 200 by 3 milliampere would also discharge 100 gram metal in the same time. Option number C, 100 upon 3 gram of metal got discharged in first 10 seconds. And the last option D is 50 gram of metal got discharged in first 15 seconds. So pause the video, note it down, try it by yourself and then obviously we'll see the solution of this question. Hopefully आप लोगों ने ट्राई किया होगा। लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाई इट इज यूनिक इन कंसेप्ट, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन देखे थे I was constant और एवरेज करंट was given और asked, लेकिन अभी तक एक भी केस नहीं मिला था जिसमें I was varying with time and that's why this question is unique। इस चीज़ को आज तक IIT ने नहीं पूछा है। So अभी देखते हैं सबसे पहली बात कि I अगर वेरिएबल रहे तो इफ़ यू रिमेंबर मैंने जो फॉर्मूला लिस्ट दी थी आपको उसमें याद कीजिए Q को मैंने I dt इंटीग्रल लिखा था और बोला था अगर I कांस्टेंट रहे तो I इंटू टी करना है। यहाँ I कांस्टेंट नहीं है तो I dt इंटीग्रल से चलना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि इफ़ यू वांट टू हैव द टोटल चार्ज यू नीड टू डू द इंटीग्रेशन। इसका वाला पार्ट ये कांस्टेंट में तो आई टू डी कर सकते हैं, लेकिन ये पार्ट फर्स्ट 10 सेकेंड लास्ट 10 सेकेंड इसमें आप आई इंटू टी नहीं कर सकते। यू नीड टू फाइंड आउट इंटीग्रल आई डी टी। नाउ दैट इज़ वन वे। लेकिन जैसा मैंने
आपको पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स में यूज किया होगा, इवन इन द फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री। हम लोग क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन होता है इसका एक दूसरा मतलब होता है, दैट इज एरिया अंडर आई वर्सेस टी कर्व। सो वी कैन से दिस विल बी नथिंग बट एरिया अंडर आई वर्सेस टी कर्व, एंड दैट्स व्हाई एरिया अगर निकाल दें तो अपना काम हो जाएगा। सो इसको हम लोग 0.1 एम्पियर लिख सकते हैं। 100 मिली एम्पियर इज 100 बाय 1000 एम्पियर, सो दैट इज 0.1 एम्पियर। सो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन। नाउ एरिया अंडर द कर्व निकाल लेते हैं। While doing that, what I'll do, I'll calculate it part wise. First 30 second, then next first 10 second, then next 10 second, and then the last 10 second. क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए 10 second, 15 second इस तरह की चीज़ें पूछी हुई है, and that's why I'll do it part wise. So let's calculate the area under the curve. So इस ट्रायंगल का अगर देखिएगा तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू दिस लेंथ कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। सो दैट्स वाई दिस इज 10, दिस इज 0.1, तो इसका एरिया जो आएगा दैट विल बी, ट्राइंगल के लिए अगर हम लोग एरिया देखें तो हाफ इंटू 0.1 इंटू दिस इज 10, सो दैट इज 0.5 आ रहा है। तो ये एरिया आया 0.5। नाउ ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा, सो दिस इज ऑल्सो 0.5। अब इसका एरिया जो है वो 10 इंटू 0.1 है, सो दिस इज 1। तो ये आ गया आपका एरिया अंडर कर्व। तो टोटल एरिया अंडर कर्व देखिए तो 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 2, सो Q इज 2 कूलम्ब। तो पूरे 30 सेकेंड में जो टोटल चार्ज दिया गया दैट इज Q एंड दैट इज 2 कूलम्ब। सो हम लोग क्या बोलेंगे, Q टोटल इज 2 कूलम्ब। नाउ यहाँ पर क्या है दिया हुआ है कि इस पूरे प्रोसेस में 100 ग्राम मेटल इज डिपोजिटेड, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। तो ए ऑप्शन में बोला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इफ यू रिमेंबर Z वाज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड दैट वाज W अपॉन Q। तो W दिया हुआ है 100 ग्राम एंड Q इज 2 कूलम, एंड दैट्स व्हाई इट इज 50 ग्राम पर कूलम। सो दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन एंड इट इज आस्किंग करेक्ट स्टेटमेंट ओनली, सो दिस इज आवर आंसर। सो दैट्स फर्स्ट पार्ट। बी में देखते हैं। B is saying a constant current of 200 by 3 milliampere would also discharge 100 gram metal। तो देखते हैं, तो 200 by 3 देखकर लेकर देखते हैं। मास ऑफ मेटल अगर सेम मास चाहिए सेम टाइम में, तो इन ऑर्डर टू हैव दैट यू नीड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना। सेम चार्ज मीन्स सेम नंबर ऑफ फैराडेज, सेम नंबर ऑफ फैराडेज मीन्स सेम ग्राम इक्विवेलेंट, सेम ग्राम इक्विवेलेंट मीन्स सेम मास। सो इफ यू आर गेटिंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, तो Q डैश उसको बोल देते हैं जो इस करंट से आने वाला है, कांस्टेंट से। सो 200 बाय 3 इंटू 10⁻³ इज द I, इंटू टी कर लेते हैं। इंटू टी किया तो टाइम इज 30। सो इफ यू चेक इट यू आर गेटिंग 2 कूलम। सो एज यू आर गेटिंग सेम चार्ज विद दिस constant current also, and that's why it will discharge the same amount of metal. So B is also right statement. Now let's talk about C option. C option is saying 100 by 3 gram of metal got discharged in first 10 second. क्या ये 1/3 होगा? नहीं, क्योंकि ये 1/3 चार्ज नहीं दे रहे हैं आप। यहाँ पर आप 0.5 दे रहे हैं आउट ऑफ टोटल 2 कूलम, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी 1/4। तो 1/4 ऑफ 100 ग्राम इज 25 ग्राम, सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। एंड द लास्ट पार्ट, 50 ग्राम ऑफ मेटल गॉट डिस्चार्ज इन फर्स्ट 15 सेकेंड। अगर आप बीच में यहां देखें 15 सेकेंड में वहां से ये सिमेट्रिकल है, तो इधर भी 1 कूलम चार्ज दिया गया, इधर भी 1 कूलम। सो चूंकि ये 50% है एग्जैक्टली टोटल चार्ज का, एंड दैट्स वाई टोटल मास का 50% विल बी डिस्चार्ज, एंड दैट्स वाई डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10। ये एक यूनिक कंसेप्ट था जिसको IIT ने अभी तक नहीं पूछा है। तो ये था आपका 10th क्वेश्चन। एक और कंसेप्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अनटच्ड बाय IIT JEE और इवन एनी मेडिकल में तो बहुत ज़्यादा उस लाइन में जाएगा भी नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेडिकल वालों के लिए, बट IIT JEE में ये कंसेप्ट अनटच्ड है, स्पेशली एडवांस में कभी भी किसी भी साल में ये आ सकता है, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ pH। याद कीजिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने pH की बात की थी क्वालिटेटिव वे में, विल इट इंक्रीज और विल इट डिक्रीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इतनी बात की थी।
कितना होगा आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, ये चीज़ आज हम लोगों के लिए कैलकुलेशन में आ सकता है. तो व्हाट आई विल डू, आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस, आई विल बी गिविंग यू द 11th क्वेश्चन एज होमवर्क. आप उसको ट्राई कीजिए, आंसर्स जो आए report your answers in the comment section, and then I'll see that if you are getting a right answer, that's very good, you have understood the concepts, or otherwise if you are not getting, I'll be giving you the solution of that question in the next video. So I'm giving you next question, question number 11. Question number 11 is on your screen. I'll just read it out for you. 100 ml of 0.1 m aqueous solution of NaCl is subjected to electrolysis. Consider preferential discharge of Cl minus over H2O at anode. Find the resultant pH of solution when the charge supplied is 0.005 Faraday. First question. Second question 0.01 Faraday. Third question is 0.05 Faraday. So there are 3 questions actually. So you have to report 3 answers. So क्या करना है, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, note it down first and then try it by yourself. Report your answers in fact in the comment section. I'll see those answers, and then in the next class, before starting the next section, I'll give you the solution of this question. Next section क्या है अपना, तो that is based on conductance. So that's all for today's lecture. दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर हाँ तो YouTube पे लाइक का बटन दबाएं, और हाँ अपने डाउट्स एंड फीडबैक्स को कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें. फॉलो द प्लेलिस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर द रिमेनिंग वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर. केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स के वीडियोस के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको इनकी जरूरत हो सकती है. थैंक यू एंड टेक केयर.